टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं देवप्रताप सिंह आपको इतिहास की बारीकियां, उसके सिद्धांत, उसके कंसेप्ट, कैसे उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, कैसे मनुष्य ने अपनी विकास यात्रा शुरू की और भारत का विविध इतिहास जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप यूपीएससी, पीसीएस, बीओ और समीक्षा अधिकारी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें मैं मात्र 15 दिन में पूरा इतिहास खत्म करूंगा। 3 मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, एक है मॉडर्न हिस्ट्री की, एक है मिडिवल हिस्ट्री की और एक है एंशिएंट हिस्ट्री की। और पर डे उस पर तीनों के वीडियो पढ़ेंगे। यानी आज है 9 तारीख और हम जब 25 तारीख होगी यानी 25 अगस्त इतिहास खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद आप कोई सा भी पेपर लगाइए, कम से कम इतना तो रहेगा कि जो पासिंग मार्क रहते हैं वो आसानी से आपसे क्रैक कर जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरुआत करने जा रहा हूं और उसमें सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल इसका मेन फोकस में है हमारा। सबसे पहले हम देखें कि भारत में जो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या हैं। तुर्क आए, अरब आए, अफगाने आए, खिलजी आए, मुगल आए, ठीक है। लेकिन सल्तनत काल में हम देखते हैं कि जो मुस्लिम आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है। तो पहली एक जो पुस्तक आती है वो है आपकी चचनामा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस चचनामा नामक पुस्तक में इसका लेखक तो अज्ञात है और इसमें हमें मुस्लिमों का सिंध पर आक्रमण, ठीक है, और सिंध पर मुसलमानों की विजय की जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? सिंध पर विजय प्राप्त की थी, दाहिर को पराजित किया था। वो जो दाहिर था उसका जो चाचा है वो है चचनामा, ठीक है, दाहिर भतीजा था। और मोहम्मद बिन कासिम ने उसे पराजित किया, रावण का युद्ध में पराजित किया, उसकी राजधानी ब्रह्माबाद को लूटा, उसे कब्जा किया। इसकी पूरी जो बृहद जानकारी है वो हमें इस पुस्तक में मिलती है। साथ ही अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन एक जानकारी इस पुस्तक से नहीं मिलती है, वो ये है कि इसका लेखक कौन है। दूसरी पुस्तक है तहकीक ए हिंद, जिसे हम किताब उल हिंद भी कहते हैं, और इसका जो लेखक है वो है अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ, उसके खेमे के साथ में एक इतिहासकार उसका आया था और उसका नाम है अल-बरूनी। हालांकि उसके 3 इतिहासकार हैं, एक है उत्वी, दूसरा है आपका फिरदौसी, और फिरदौसी ने पुस्तक, ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, उसका नाम है शाहनामा। लेकिन हम बात यहां अल-बरूनी की कह रहे हैं और अल-बरूनी पहला मुस्लिम है जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है। इसने यहाँ की संस्कृति, भौगोलिक वातावरण, यहाँ के रहन सहन, कल्चर इत्यादि पर बहुत विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। मेरे पास किताब रखी हुई है, जब मैं उसको पढ़ता हूं तो समझ में आता है कि वो कितने रिसर्च के बाद लिखी गई पुस्तक होगी। और उस वक्त जब संसाधनों की कमी है, निश्चित रूप से अल-बरूनी का नाम विश्व के इतिहासकारों में, भारत के इतिहास लिखने वालों में उच्च श्रेणी में गिना जाएगा। तहकीक हिंद का सचाऊ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उस पुस्तक का नाम था अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। क्या है? अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। इस नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया सचाऊ ने, और हिंदी में जो अनुवाद किया वो किया था रजनीकांत शर्मा ने। अब हम अल-बरूनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पुराण है संस्कृत में जो लिखे गए हैं और इसका अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है, और मुस्लिम कौन है? वो है अल-बरूनी। ये मैंने बताया था, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था और उसका ये इतिहासकार था। लेकिन जब प्रश्न पूछ लेता है कि महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार कौन है, तब उसका आंसर आ जाता है उत्वी। उत्वी महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार था। इसने भारत के भूगोल, संस्कृति, त्योहार इत्यादि का उल्लेख किया है। अल-बरूनी ने शूद्रों की सबसे लंबी सूची प्रदान की है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि शूद्रों की सबसे लंबी सूची प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन है, इतिहासकार कौन है, और वो है अल-बरूनी। साथ ही उसने 8 प्रकार के चंडालों का
उल्लेख किया है, अंत्यक जातियों का उल्लेख किया है, जो समाज में स्थान जिनका उचित नहीं था, जो सवर्ण या जो उच्च जाति खुद कहते थे, उन्होंने एक बहुत बड़े तबके को समाज से अलग काट के रखा हुआ था, उनका जो विवरण देता है वो है अलवर्णी। और वो इनकी कैटेगरी में, इनकी जो कैटेगरी है वो 8 कर देता है कि ये 8 प्रकार के लोग हैं जिन्हें समाज में मान्यता नहीं है, उन्हें उच्चता प्राप्त नहीं है, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनको, उनके व्यवसाय को, और समाज में उन्हें अच्छी तरह से दर्जा प्राप्त नहीं है। अगली पुस्तक है वो है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर जिसका लेखक है हसन निजामी। ये जो हसन निजामी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसका ये दरबारी था। किसका? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था। और ये जो ताजुल मासिर लिखी गई है ये आपकी अरबी भाषा में लिखी गई है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, ये मूलतः इसमें अधिकांश जो भाषा है वो अरबी की यूज हुई है, लेकिन इसमें फारसी शब्दों का, फारसी वाक्यों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे अरबी और फारसी का मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब मूल भाषा पूछी जाए तो यह अरबी है। साथ ही जिस प्रकार हम जानते हैं कि चंपू काव्य यानी गद्य और पद्य होता है संस्कृत में, उसी प्रकार यह जो पुस्तक है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, अर्थात ये काव्य में भी है, ये गद्य में भी है। ठीक है, ये ऐसी पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को गजनी और मध्य एशिया से अलग करती है। ये पहली पुस्तक है जो डिवाइड करती है कि ये जो भारत में तुर्कों का जो इतिहास है वो मध्य एशिया का, इसमें उतना विवरण नहीं है जितना कि इंडिया का है। तो इसलिए ये पहली पुस्तक मानी जाती है जो भारतीय इतिहास को, भारतीय मुस्लिम इतिहास को किससे अलग करती है? मध्य एशिया और भारत से अलग करती है। अब तबकाते नासरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहम्मद गौरी की विजय और जो नव स्थापित तुर्की साम्राज्य है उनका जो विवरण है वो इस पुस्तक में मिलता है। इसमें 25 अमीरों का उल्लेख किया गया है। इसमें इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के समय इसका लेखक साथ में था और इसने नसरुद्दीन महमूद को दुनिया का आधा सुल्तान कहा है। तबकाते नासरी में ध्यान रखना, इसका जो लेखक है मिनहाजुस सिराज है। ठीक है, अगला है तारीखे फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। इसका जो लेखक है वो है जियाउद्दीन वर्नी। कौन है? जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी ने भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको आधार मानकर अपनी पुस्तक लिखी है। तारीखे फिरोज शाही ये शम्स सिराज अफीफ की पुस्तक है। सीरत ए फिरोज शाही, इसका लेखक हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इससे हमें भारत में तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना है, तुर्कों का जो रहन सहन है और भारतीय जो शैली है उनमें कैसे मिश्रण हो रहा है, इस बात की जानकारी हमें इसमें मिलती है। फुतुहात फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। साथ ही फतेह उस सलातीन इसका जो लेखक है ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी। कौन है? ध्यान, ऑप्शन में केवल मलिक इसामी ही आ जाता है। आगे कामिल उत तवारीख। ठीक है, इसका शेख अब्दुल हसन जिसे इब्नुल असीर भी कहा जाता है। अब आते इंपॉर्टेंट है तारीख सिंध। तारीख सिंध या जिसे हम तारीख मासूमी कहा जाता है और इसका जो लेखक है मीर मोहम्मद मासूम है। जैसे मैंने कहा उत्बी जो कि किसका शाही इतिहासकार था? महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार था। इसकी पुस्तक है तारीख यामिनी, क्योंकि महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। ठीक है, इसे किताब उल यामिनी भी कहा जाता है। तारीख ए मुबारक शाही, इसका जो लेखक है वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई है। अब है रहला जो पुस्तक है उसका जो लेखक है वो है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। और इब्न बतूता मोरक्को से, यानी अफ्रीका का एक देश है, जैसे ये अफ्रीका है, ये महाद्वीप, यहां पर इसके उत्तर पश्चिम में मोरक्को देश है और ये यहां से आया था। ये 2 भाई थे, एक भाई गया वो स्पेन में काजी बना और एक भाई इंडिया की तरफ आया और उसी का नाम है इब्न बतूता। इसने रहला पुस्तक लिखी। साथ ही
ये 1333 में भारत में आया था, और जब आया था तब यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक, ये कई बार प्रश्न पूछा है कि किसके दरबार में ये आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कुछ बात से असंतुष्ट भी हुआ मोहम्मद बिन तुगलक और इसे जेल में डाल दिया था। बाद में छोड़ दिया गया और इसे चीन में राजदूत बना करके भेजा गया, लेकिन रास्ते में तूफान आ गया और ये वहां से वापस चला आया। और इसने जो पुस्तक जो रहरा लिखी है वो इंडिया में नहीं लिखी है, अपने गृह वापस जब मूर्ख हो गया फिर वहां पर लिखी है। इसीलिए इसके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि मुझे सुल्तान के दबाव में ये पुस्तक लिखनी है। इसलिए ये जो पुस्तक है मानी जाती है कि उसने निष्पक्ष भाव से, जैसा उसने यहां पर देखा, जैसा उसने भोगा, उसी दृष्टि से ये लिखी गई पुस्तक है। अब है मलफूजात ए तैमूरी, इसको का जो लेखक है अमीर तैमूर है, और मुखजान ए अफगानी, ये नियामत उल्लाह की पुस्तक है। कूट मिलान वाले प्रश्नों में ये अक्सर दिखाई देती है। और अगली जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछी हुई जा चुकी है, जो कि इल्तुतमिश को समर्पित है। उसका नाम है अदाबुल हर्ब और सुजाअत, ठीक है। इसका जो लेखक है वो है फक्र ए मुदब्बिर, फक्र ए मुदब्बिर। अगली जो किताब है वो है इंसाए माहरू, इंसाई जो महरू है उसके लेखक हैं वो एनुल मुल्क। अगली जो पुस्तक है वो है रियाजुल इंसा, और रियाजुल इंसा के लेखक हैं महमूद गवाह। ये वजीर की पोस्ट पे थे इसलिए महमूद गवाह, ये गवाह नहीं है, ये थोड़ा सा सही कर लेंगे, गवाह है। तारीख रसीदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, ये मिर्जा हैदर की पुस्तक है। रियाज सलातीन ये गुलाम हुसैन सलीम की है, और तारीख गुजरात ये अबू तुरवली की किताब है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तारीख रसीदे, रियाजुल इंसा, इंसाई महरू और अदाबुल हर्ब, ये तो चारों की चारों अत्यंत महत्वपूर्ण किताबें हैं। अब आई वास्तविक रचनाएं जो हिंदी साहित्य में भी पूछी गई हैं, आपके इतिहास में भी पूछी गई हैं। कौन कौन सी हैं? और इसके लेखक हैं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के ये क्या थे, शिष्य थे, और उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही मतलब एक ही हफ्ते के अंदर इनका भी इंतकाल हो गया। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो है आपकी दिल्ली में है, निजामुद्दीन स्टेशन है, उन्हीं के नाम पर है, और उन्हीं के बगल में इनको दफनाया गया है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे मकबरे के ऊपर कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे मकबरा नहीं चाहिए, मेरी कब्र के ऊपर कोई मकबरा नहीं चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके उसी कब्र के ऊपर क्या था, मकबरा बनवा दिया था। अब खुसरो जो अमीर खुसरो हैं, इनका जन्म पटियाली में हुआ था। अब ये धारणा ये चेंज है, कासगंज है, पहले पटियाली एटा जिले में पड़ता था, अब आपका कासगंज जिले में पड़ता है। और 1253 में इन्होंने ये रचना सॉरी इनका जन्म हुआ है। इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। निजामुद्दीन औलिया की हैसियत से थे, और निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें एक उपाधि दी थी, उनकी थी तुर्क अल्लाह। किसकी उपाधि दी थी? तुर्क अल्लाह की उपाधि दी थी। प्रथम मुस्लिम है जो ने हिंदी शब्दों का अपने काव्य में, अपनी भाषा में बहुत अच्छे तरह से प्रयोग किया है। हिंदी शब्दों का और फारसी शब्दों का अपने काव्य में यूज किया है। एक लाइन हिंदी की और एक लाइन फारसी की, ये जो लिखने की शैली है ये किसने दी है? ये अमीर खुसरो ने दी है। ढोलक, तबला, सितार, मुकरी, पहेली, तराने के ये क्या है? जन्मदाता है, ध्यान रखिएगा, सितार के भी। अब इनकी जो पुस्तक है वो महत्वपूर्ण है। कौन सी है? किरान उस सदायन, मिफ्ता उल फुतह, खजाइन उल फुतू जो कि आपके अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है, आसिका, नूहे सिपिर, तुगलकनामा और एजाजे खुसरावी, ये सारी की सारी किताबें अत्यंत महत्वपूर्ण किताबें हैं। इनको लिख लिख करके बार बार देखिएगा, तभी ये आपको याद रहेंगी। अमीर खुसरो जिन्हें तोताई हिंद कहा जाता है, और इन्होंने अपने आप को क्या कहा है? तूतिए हिंद कहा है। तूतिए, ये आ गया था, तूतिए हिंद, ठीक है। और हिंदी में से बोलते हैं तोता, भारत का तोता, भारत का तोता, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने काव्य में खुद को क्या कहा? तूतिए हिंद। ये प्रश्न आ गया था कि तोताए हिंद, तूतिए हिंद, भारत का तोता, तो राइट आंसर क्या होगा? तूतिए हिंद। अब मैं अपने थोड़े से मतलब की बात कर लेता हूं। हमारे चैनल को जो कि टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा,
अगर इसमें कोई कमी रह गई है या इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको न समझ में आया हो या कोई तथ्य ऐसा लगता है कि जो आपका पूछा जाना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। साथ ही टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, जो इसी नाम से प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, वो RO और ARO का, ठीक है, 2023 और ये जो डेट है वो है 14 अगस्त 2023 से ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और 20 अगस्त से PCS 2024 और UPSC 2024, ये दोनों बैच हमारे 20 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां पर जाके कोर्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।